हुकूमत चीन की दावत पे वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ले जा रहे हैं चीन के दौरे पर, और ये चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से भी मुलाकात होगी, और इसके अलावा वहाँ पे शेंज़ेन में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तान से 100 से ऊपर टॉप के बिजनेसमैन का एक वफ्द आज रवाना होगा, क्योंकि अब बिजनेस टू बिजनेस जो एग्रीमेंट्स हैं उनको फाइनल शक्ल देनी है, उनको हतमी शक्ल देकर तो बिजनेस टू बिजनेस ग्रोथ को इनकरेज करना है। तो ये बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन जो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद से रात ये बिजनेस डेलीगेशन रवाना होगा, और ये बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन है। माजी में इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन कभी पहले नहीं गया, और मैं समझता हूँ कि इस बिजनेस डेलीगेशन का जाना और शेंज़ेन में पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। और B2B मीटिंग्स होंगी, बिजनेस टू बिजनेस, और जो हमारे हर सेक्टर के IT सेक्टर, स्टील सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, हर सेक्टर से जो है वो कारोबारी शख्सियात चीन जा रही हैं, और वहाँ की कारोबारी शख्सियात के साथ जब इनकी मीटिंग्स होंगी तो शराकत दारी जो है उसको फ़रोग मिलेगा। और बामी शराकत दारी से मैं समझता हूँ कि जब मंसूबे जो हैं वो फाइनल होंगे और मुआहदे तय पाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। अब इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वहाँ पे IT के शोबे में भी MOU साइन होने जा रहे हैं। IT ट्रेनिंग्स के हवाले से एक खुशखबरी है जो वक्त आने पे कौम को देंगे, नौजवान नस्ल के लिए। तो देखिए, ये वो काम है करने वाले कि कौम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए नौजवान नस्ल को IT की ट्रेनिंग दी जाए, बिजनेस सेक्टर में नौकरियां पैदा की जाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, बिजनेस सेक्टर को फ़रोग दिया जाए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये दौरा एक संग मील साबित होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर। और बीजिंग के अंदर जो चीनी क़यादत से मुलाकातें हैं, उस हवाले से भी भरपूर तैयारी की गई है, और बिजनेस फोरम, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी IT सॉफ्टवेयर पार्क का भी वहाँ पे दौरा रखा गया है। और ये जो MOUs वहाँ पे साइन होंगे मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मैं समझता हूँ कि इससे मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम भी मिलेगा। और ये तारीखी दौरा जो चीन का होने जा रहा है, ये पहले कभी इस तरह की गर्मजोशी देखने में नहीं आई। तो इंशाल्लाह ताला इस दौरे से बड़े मुस्बत नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। और देखिए, इकॉनमी का आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि जो आज उसने जो स्टेटिस्टिक्स आज जारी किए हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। यानी 29 माह में कम तरीन सतह पे महंगाई पहुंची है। 29 माह में कभी इतनी महंगाई कम नहीं हुई थी जितनी कि इस माह उन्होंने रिपोर्ट की है मई के महीने में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2024 का, 47 बरसों बाद वो पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा कमी उसमें रिकॉर्ड की गई है, 47 बरसों बाद। और पिछले साल इसी माह में 38% महंगाई थी, अब वो 11% पे आ गई है। यानी 38% से ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है उसका 11% पे आ जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और पिछले माह अगर आप अप्रैल से कंपेयर करें तो अप्रैल में महंगाई की शरह, अफराते ज़र की शरह 17.34% थी, और इस माह वो 11% पे आई है। और जो प्रिडिक्शन की जा रही थी, जो फिगर्स दिए जा रहे थे, ये उससे कहीं ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि 17 से 13% पे आ जाए। जो मुल्क के नामवर इदारे हैं, मालियाती इदारे, जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि जी अप्रैल में 17% है, तो मई में महंगाई जो है वो 13% पे आ जाएगी। मगर तवक्कुआत के बरक्स ये एक खुशगवार जो है वो पेशरफ्त है कि वो 13 नहीं 11% पे आ गई महंगाई। तो मैं समझता हूँ कि ये फूड इन्फ्लेशन को आप देख लें, खाने पीने की अशिया में जो एक महंगाई पाई जाती थी उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई है।
और दर्जा बदर्जा शहरों में, देही इलाकों में, हर जगह पर इसका इम्पैक्ट आया है। और अगर आप कंपैरिजन करें पिछले 1 साल के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में इतनी कमी कभी भी वाक़या नहीं हुई थी। और इसकी वजह क्या है? ये जो तमाम मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, ये बाकायदा रिकॉर्डेड हैं। पाकिस्तान जो इदारा शुमारियात है उसकी तरफ से जारी करना है। इसकी वजह यह है कि एक संजीदा हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है और वो इक़दामात कर रही है अवाम की भलाई के लिए। पेट्रोल को आप देख लें, 1 माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए कमी हुई है, 25 रुपए। और अब आगे किरायों में कमी होगी, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कमी वाक़या होगी, जो खाने पीने की अशिया की अफराते ज़र है वो पहले ही नीचे आ चुकी है। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, रुपया मुस्तहकम हुआ। जो मैं एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा था कि जब एक्सपोर्टर कोई रेट तय करते थे तो 10 दिन के अंदर रुपए का जो कदर थी डॉलर के मुकाबले में वो और ज़्यादा गिर जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, उसमें कमी वाक़ई हुई है। आईटी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ये तमाम इशारे जो हैं ये किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई भी कम है, मुल्क के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, किसी ज़माने में हमारे पास बहुत कम कवर होता था, 15 से 20 दिनों का, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह का कवर हमारे पास मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ें, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, जो कारोबारी तबका है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, उनकी हौसला अफजाई होगी। जो बाहर दौरे हो रहे हैं उससे जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। तो ये मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये बड़ी कलील मुद्दत के अंदर आई हैं। और देखिए, मुश्किल फैसले करने पड़ते थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब की तरजीह ये है कि जो कम आमदन वाला तबका है उस पर कम से कम बोझ डाला जाए और अशराफिया पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जाए, जो इसकी सकत रखते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बजट के हवाले से भी मुशावरत जारी है, आज भी उस पर मीटिंग हो रही है। तो ये मुल्क के अंदर एक जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, एक जो माहौल है, ये साजगार है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बल्कि ओवरऑल एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हुई है। और देखिए, महंगाई में इतनी कमी, तवक्को के बरक्स वाक़ होना, ये अल्लाह ताला का करम है। और इस पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है कि उन्होंने पहले दिन आते ही अखराजात कम किए, अभी तक काबीना जो है वो तनख्वाह नहीं ले रही। अखराजात में कमी की, ना सिर्फ अखराजात में कमी की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, उस तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो टैक्स का हदफ है, आप देखें कि 15 अरब रुपया ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ मई के महीने में। एफबीआर का जो टारगेट था, एफबीआर ने उस टारगेट को एक्सीड किया। लोग कहते थे कि जी ये हो नहीं सकता कि टैक्स रिफॉर्म आ जाए। अब एफबीआर की डिजिटलाइजेशन हो रही है, जदीद बुनियादों पे उसको डिजिटाइज किया जा रहा है और उसमें फॉरेन फंडिंग है जिसके ज़रिए उसको डिजिटाइज किया जा रहा है। और उसमें वर्ल्ड बैंक की भी शराकतदारी है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे, जब भी वो खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने हमेशा मईशत के हवाले से इस्लाहात की बात की है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं और उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। तो कौम से ये भी अपील करते हैं कि दुआ करें कि चीन का दौरा जो है वो कामयाब तरीन दौरा रहे और कौम के लिए वहाँ से बड़ी खुशखबरी लेके आएँ और जो MOUs वहाँ पे साइन हों वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। और हम इस पे वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन भी सुबह 7 बजे मीटिंग की, जिस तरह यहाँ पे डेंगी के दौर में मीटिंग्स होती थी सुबह 6 बजे उठ के। तो वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा झंझोड़ा, थोड़ा जगाया है। 7 बजे मीटिंग की है और तमाम सेक्टर्स की खुद ब्रीफिंग ली है कि तैयारी भरपूर होनी चाहिए कि जब हम किसी मुल्क जाएं तो उनको पता लगे कि पाकिस्तानी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, इसी में हमारी इज्जत है। तो ये जो दौरा है, 4 रोज़ा दौरा, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी तवक्कुआत भी हैं और जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी PM के हमरा जा रहा है, तो उससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स आएंगे। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। स्टॉक मार्केट में जो पॉइंट्स का इजाफा है, गैर मामूली इजाफा है। और देखिए, ये तमाम तर चीजें आपस में मुताबिकत रखती हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी हो,
महंगाई जो कम हुई है, एक रिकॉर्ड कमी उसमें वाक़ हुई है, वो 11% पे आ गई इस महीने। फूड इन्फ्लेशन में कमी वाक़ हुई है, 38% से महंगाई 11% पे आना हो 74 साल में। बहुत कम आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि जहाँ पे इतनी जल्दी महंगाई जो है वो कम हुई हो। यानी पिछले साल 38% थी, इसी महीने में अब 11% पे आ गई है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो, तजारती खसारे में कमी हो, आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, रुपए की कदर का मुस्तहकम रहना हो, ये तमाम तर चीज़ें इसलिए हैं कि एक संजीदा हुकूमत है जो अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहती है, जो तमाम ममालिक के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है, जो सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहती है, जो पाकिस्तान में बिजनेस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। तो ये तमाम तर फैक्ट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैंने आज सियासी बात नहीं की क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है महंगाई वाली, उसके साथ साथ चीन का दौरा है, तो कभी कभार सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यानी हर वक्त जो है वो मनफी खबरें भी आ रही होती हैं, जी क्राइम रेट में इजाफा हो गया, जी फलां जगह फलां वाक़या हो गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सेलिब्रेट करना भूल गए हैं कौम के तौर पे। अब देखें ना, क्रिकेट में हम एक नई टीम लेके आए हैं, जो ट्रांसमिशन जो है वो चलेगी क्रिकेट की, हमने एक लुक चेंज किया है और बैरून मुल्क से एक दो लोगों को हम लेके आए हैं। तो हम क्रिकेट को भी सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और कौम को खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे मईशत के हवाले से भी, बैरूनी दौरों के हवाले से भी। तो हंसना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए, और इस तरह की जो खुशियाँ आती हैं इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। एक एक करके कर लें। देखिए बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सीपैक के हवाले से ये उसका एक अगला फेज समझिए इसको, कि वज़ीर आज़म का बहुत फोकस रहा है चीन के साथ ताल्लुकात पे। वो वज़ीर आला पंजाब भी थे, तो हमेशा चीन के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने 2014 के अंदर जो मुआहदे साइन किए थे और $64 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, मैं समझता हूँ कि सीपैक जितनी तेज़ी से मियाँ नवाज शरीफ के दौर में चला, किसी और दौर में नहीं चला। और उसमें वो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन हो, वो तवानाई के मंसूबे हों, बिजली के मंसूबे हों, वो इंडस्ट्रियल जोन्स हों, वो गवादर का पोर्ट हो, ये तमाम चीज़ें जो है मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुई। और शहबाज शरीफ साहब उसमें उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो इस सीपैक को गेम चेंजर कहा जाता है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सीपैक के तहत जो मंसूबे थे वो बिजली की तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, और इस दौरे से सीपैक का एक नए फेज़ का आगाज़ होगा, एक नई जिद्दत आएगी, एक नई आप देखेंगे कि इसमें तवानाई आएगी। और जिन्होंने रोका वो ट्वीटें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ट्वीट नहीं किया था। तो यही होता है कि जब आप सीपैक को रोकते हैं और मुल्क में सरमायाकारी का रास्ता रोकते हैं, तो फिर आप कहते हैं नहीं ट्वीट मेरी थी या नहीं थी मैं नहीं जानता। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सियासी जमात का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो तजादात का मजमुआ है। कॉलो फेल के तजाद की अगर आपने एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखनी हो तो इससे बड़ी आपको नहीं मिलेगी, कि जहाँ पे हर की हुई बात पे मुकर जाने को एक फखरिया पेशकश के तौर पे रखा जाता है। तो ट्वीट की नहीं की, आधी पार्टी कहती है हमने की, आधी पार्टी कहती है हमने नहीं की। तो मसला इनका अंदरूनी है, और मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि आपस में बैठ के इस मसले को हल कर लें। डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अब बेचारे शेर अफजल मरवत बहुत पॉपुलर हो गया था, और आप यकीन माने देखिए उसकी पॉपुलैरिटी है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लोग उसको सुनते हैं, उसकी एक पॉपुलैरिटी थी। अब वो खाइफ है उसकी पॉपुलैरिटी से, उसको साइडलाइन कर दिया। पार्टी के अंदर लड़ाई डली हुई है कि किस ग्रुप ने आगे आना है। अलीमा खान ग्रुप आगे आएगा, बुशरा बीबी ग्रुप आगे आएगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब एक ग्रुप कहता है कि जी हम तो ये 1971 वाले बयानिए को ओन करते हैं, एक ग्रुप कहता है नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चाहिए इनको कि ये अपना छोटा सा एक बना लें सिस्टम, जहाँ पे ये आपस में ही तय कर लिया करें कि पार्टी ने क्या करना है क्या नहीं करना। मईशत टेक ऑफ कर रही है, ये इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम इनकी पार्लिमानी पार्टी आए उसमें हिस्सा डाले, वरना नहीं डालना चाहते तो ये मुल्क इंशाल्लाह ताला आगे निकलेगा। जी ये भी फरमा दीजिए, ये भी दादोशुमार आएंगे कि मुल्क में जो बैरूनी सरमायाकारी है वो मुल्क में 50 साल की सतह से नीचे आ गई, सबसे कम तरीन सतह पे आ गई।
नहीं, मैं समझता हूँ कि सर साहब जी दूसरा भी ले लीजिए। अभी चूंकि आपने एक ट्वीट का भी जिक्र किया, ये फरमा दीजिए कि हुकूमत सरकारी सतह के ऊपर उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं कर देती? किस रिपोर्ट को? उसी ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट को, जिसके हवाले से वो ट्वीट है, ये 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसकी वजह से आवाम के अंदर बड़ी चहमगर्दी हो गई है कि असल रिपोर्ट है क्या। अगर वो रिपोर्ट सरकारी सतह के ऊपर अगर वो पब्लिश कर दी जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी कन्फ्यूजन। आप दे दें दरखास्त, अगर आपने लेनी है आप कोर्ट में दरखास्त दे दें। हम तो देखिए इस वक्त मईशत पे टोटल फोकस है और हम चाहते हैं कि ये मुल्क टेक ऑफ करे और ये मुल्क एशियन टाइगर बने और ये अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। और जो 1971 के हवाले से बयानिया बनाया जा रहा है, तो अपने आप को शेख मुजीब कह रहे हैं, ये भी बता दें मुफ्ती बाइनी कौन है, ये भी बता दें कि इसमें इंडिया का किरदार कौन अदा कर रहा है। देखिए तारीख को मसख नहीं आप कर सकते। आप इस मुल्क में पाकिस्तान खपे का भी नारा लगा है। इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ ने बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, जेल गए, कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। ये पहली दफ़ा सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है जी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो चले जाए कहीं और। आपको अगर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है तो बड़े मौके हैं, इमिग्रेशन बड़े मुल्कों की मिलती है, 100 बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है? बट ये कह देना, देखें मैं एक सियासतदान हूँ, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई सियासी लीडर, ना कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पाकिस्तान सबसे पहले है। आप कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप 1971 को प्ले अप करेंगे, आधी जमात गुड कॉप खेलेगी, आधी बैड कॉप खेलेगी। सबको नजर आ रहा है आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या साजिश है इस मुल्क में, क्या जहन साजी कर रहे हैं, क्यों आपने 9 मई के हमले कराए थे। ये सारी बातें लोगों के सामने बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी वो नहीं है। देखिए जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसकी बेसलाइन ठीक नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि उस कंपैरिजन को ड्रॉ करना चाहिए था, कोई वेरिएबल रखते उसका। तो मैं तो जो इजाफा देख रहा हूँ, तजारती खसारा कम हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है साथ, ये मुमकिन नहीं है। इन फिगर्स को वेरीफाई करना चाहिए और इसकी बेसलाइन, उसके वेरिएबल्स को भी देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं। देखिए मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी खिताब में कहा, जब उन्होंने यौम तकबीर पे, जब वो इलेक्शन था पार्टी प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने कहा कि मैं, जब कुर्बानियों की बात आती, शायद खाका नवाज साहब का नाम लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो किसी को कभी जमात से अलहदा नहीं किया या जमात छोड़ने का नहीं कहा। तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। समझते हैं कि ग्वादर पोर्ट को फाल करने में ये दौरा कोई सबब साबित होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को उस तरह फाल करेगा जिस तरह एक उसका प्लान किया गया था। क्या इस दौरे के अंदर ये हाईलाइट्स में ये होगा और प्रेसिडेंट शी से किस दिन मुलाकात? बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा अहम सवाल है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो इस खित्ते में गेम चेंजर समझा जाता है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा उस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आई है, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपने रोड नेटवर्क को एक्सपैंड किया है। आप गवादर पोर्ट को देख लें कि गवादर पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान का एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, एक वार्म वाटर पोर्ट है, दुनिया का एक अहम तरीन पोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस पे वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी बात होगी और प्रेसिडेंट शी से 6 तारीख को मुलाकात होगी बीजिंग के अंदर। तो वो मुलाकात भी बड़ी अहमियत की हामिल है और उस मुलाकात में मैं समझता हूँ स्ट्रेटिजिक लेवल पे बहुत सी डिस्कशन होगी और पाकिस्तान कमिटेड है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ। और वज़ीर आज़म का चीनी मीडिया के साथ भी एक इंटरेक्शन वहाँ भी रखा गया है, कि उनका जाने से पहले भी हो रहा है, उसको भी ऑन एयर भी किया जाएगा, पब्लिश भी किया जाएगा। तो वो चीनी मीडिया से भी वहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे और वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी बताएंगे। और देखिए जो चीनी सिक्योरिटी है वो भी बहुत अहम जो है वो अहमियत की हामिल है। हम ये समझते हैं कि चीनी बाशिंदे हों, चीनी कंपनियां हों, उनकी सिक्योरिटी को लाजिम जो है वो हम यहाँ पे उस पर काम भी किया जा रहा है और उस हवाले से भरपूर इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं।
तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये श्योरिटी देती है कि हम चीनी सिक्योरिटी पे भरपूर तवज्जो देंगे और हर चीनी बाशिंदे की सिक्योरिटी को पाकिस्तान में इंश्योर किया जाए। देखिए, एक तो मैंने कहा ना, मुस्बत खबरों को मुस्बत लिया करें। ये नहीं होता कि जी आज बढ़ गई तो आज कम हुई तो कल बढ़ जाएगी। देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है। क्या होता है, रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ी, उसका डायरेक्ट महंगाई से ताल्लुक है, महंगाई कम हुई, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। ये वन ऑफ इवेंट नहीं होता कि जी किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ, जकड़ के रखा हुआ महंगाई को और एकदम छोड़ दिया फिर पकड़ लिया। ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं कि जब रुपए की कदर मुस्तहकम होती है, जब स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स ऊपर जाते हैं, जब आपके मुल्क में इस्तेहकाम आता है मौशी तौर पे, जब आपका तजारती खसारा कम होता है, जब आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में बढ़ती है, ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो उसका महंगाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, महंगाई कम हो जाती है। अब कल ही आपने देखा कि वज़ीर तवानाई ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जून की सहमाही एडजस्टमेंट जो की गई है 4.65 रुपए की, जुलाई और अगस्त के बिलों में वो कम हुई है 93 पैसे से, जो कि अब हो जाएगी 3.72 पैसे। तो देखिए, जो सहमाही एडजस्टमेंट भी की जा रही है उसमें भी अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई बात है कि जी आज जो है वो कम हुई तो कल बढ़ जाएगी। ये एक सिस्टम है पूरा, हर चीज़ दूसरे से मुताबिकत रखती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप पेट्रोल की कीमत देख लें, आलमी मंडी में कमी बिल्कुल वाक़ई हुई है, मगर लोकली भी इन्फ्लेशन कम हुई है। 25 रुपये पिछले एक माह में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई हुई। तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत खबरों को मुस्बत रखना चाहिए और अच्छी खबरों को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इस पे देखिए, उसका तरीक़ेकार ये होता है ना, ऐसे मुल्कों में, पता नहीं आपका कितना तजर्बा है गल्फ़ में, मैं तो 9 साल रहा हूँ यूएई में, मेरा बचपन सारा वहाँ पे गुजरा है, मेरी हाई स्कूलिंग दुबई की है, तो मैंने तो ये मुल्क बनते देखा है। 9 से 10 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। आप जो बात कर रहे हैं गलत इसलिए है कि उनकी सरकारी खबर रसां एजेंसी ने, मैंने जो प्रेस रिलीज जारी की बतौर वज़ीर इत्तलात, मैंने कहा कि यकीन दहानी। अच्छा, अब जो सरकारी खबर रसां एजेंसी मुत्तहिदा अरब इमारात की है, उन्होंने कहा यूएई एलोकेट्स 10 बिलियन, उन्होंने मुख्तस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उनकी खबर रसां एजेंसी मुख्तस कह रही है, मैं यकीन दहानी कह रहा हूँ। आप इन दोनों बातों को नहीं मान रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। भट्ट साहब सीनियर आदमी, बड़ी देर से लिहाज कर रहे हैं आप लोगों का। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान तनाव को कम करना चाहिए और ये हमारे सियासी इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है और मुल्क में एक साजगार माहौल हर हवाले से होना चाहिए। तो इसमें पिछले दिनों आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर पेश हुए थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, और उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर इस तनाव को कम करने के हवाले से भी बात की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल अपना किरदार अदा करेंगे जिस हद तक कर सके कि इस तनाव को हर हवाले से कम किया जाए।
और पीटीआई की तरफ से इस पे सियासत भी की गई है, बयानात भी दिए गए हैं। हुकूमत ने ना कोई बयान दिया है और इस तनाव को बढ़ाने में हुकूमत का कोई ऐसा किरदार नज़र नहीं आया और ना नज़र आएगा आपको। हम तो चाहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो एक अच्छे और मुस्बत तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें और अपने अपने डोमेन में काम करें। उस पर किसी को कोई ना एतराज़ है, ना इस पर कोई हर्ज है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ये तनाव कम होगा। जहाँ तक 9 मई का सवाल है, देखिए जो महज़ब माशरे हैं दुनिया के, जहाँ के अदल व इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं, लंदन राइट्स होते हैं तो 2-3 हफ्तों के अंदर मुल्ज़िमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। कैपिटल हिल के ऊपर अटैक होता है तो स्पीकर की कुर्सी पर पैर रख के बैठने वाले शख्स को 14 साल कैद की सज़ा दी जाती है और चंद माह के अंदर उन केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाता है। सिर्फ यहाँ पर ऐसा है कि साल से ऊपर हो गया है, 9 मई के केसेस मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच रहे। तो जिन जिन अदालतों में ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, अदालतों को चाहिए कि अदल व इंसाफ को मलूज़ खातिर रखते हुए इनका कुछ ना कुछ फैसला करें। एविडेंसेस मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हुई है, वीडियो फुटेज मौजूद है, कौन कहाँ था, क्या किया, कितने घंटे मौजूद रहा, किस किस लोकेशन पे तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया गया। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को कोई रिलीफ मिलने वाला है। रिलीफ नज़र आ रहा है। साइफर का केस इररिफ्यूटेबल एविडेंस खुद लहराया कि ये साइफर है मेरे हाथ में, पूरी दुनिया गवाह है। 190 मिलियन पाउंड का केस है, अभी सारे चैनल म्यूट कर देंगे मुझे। वो प्रॉब्लम ये है कि 5-5 कैरेट की अंगूठियां कौन मांग रहा था, क्यों मांग रहा था फाइलों को पहिए लगाने के लिए। और जब ये 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई थी तो फिर अलकादिर की ज़मीन किसने ली, क्यों ली। बनी गाला के अंदर कई सौ कनाल ज़मीन फरा गोगी ने क्यों मलिक रियाज साहब से ली। और मलिक साहब कहते हैं जी मेरे पे दबाव डाला जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वो दबाव डाल रहे हैं। आप एक केस में देखें भट्ट साहब, अगर मेरे पे आज केस हो जाए और मैं शामिल तफ्तीश ही ना हूँ तहकीकाती इदारे के पास, मैं एक दिन अदालत ना जाऊँ और मैं मुल्क से बाहर बैठा हूँ और अपने तमाम लोगों को कहूँ किसी ने पेश नहीं होना, और उसके बाद मैं कहूँ मेरे पे एक प्रेशर है, एक दबाव है कि मैं वादा माफ गवाह बनूँ, मैं तो अदालती प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं तो तहकीकाती इदारे के पास पेश ही नहीं हुआ। तो फिर मेरे पे प्रेशर किसने डाला है कि आप वादा माफ गवाह बने? वादा माफ गवाह तो वो बनता जो गवाह बना हो, जो गवाह ही नहीं बना तो उसने वादा माफ क्या बनना है? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक तो IMF एक मुस्बत प्रेस रिलीज देके गया था और मैं इस मामले पे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बड़े हसास मामला थे। उन्होंने एक अच्छे पैराए में बात करके वो गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। देखिए दूसरी बात ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जी कारोबारी तबका टैक्स नहीं देता। अच्छे एक्सपोर्टर्स, अच्छे टैक्स पेयर्स मुल्क में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक सेरेमनी की पिछले दिनों, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को उन्होंने अवार्ड किया। वो बात आपकी दुरुस्त है कि कई अवार्ड, एक ही बंदे ने 3-3 अवार्ड भी लिए क्योंकि हाईएस्ट टैक्स उन्होंने दिया हुआ था। बिल्कुल नॉन फाइलर्स की ब्लैक इकोनॉमी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत सारी तजारत ऐसी है जो ऑफ द बुक्स होती है, आपके सामने है। आपको मैं इलाके लाहौर के बता दूंगा जहाँ पे ये इस वक्त फोकस ये है कि फाइलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। देखिए मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि टैक्स ना देने वाले कारोबारी हजरात की सिम्स ब्लॉक हुई है। बड़ा शोर था। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ये जितनी आपके टेलकोज हमारे पास आए कि जी ये काम ना करें, ये तारीख में कभी नहीं हुआ, आप सिम बंद करने जा रहे हैं, ये ज्यादती है। सिम बंद की ना, सिम बंद करने से क्या हुआ कि लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। तो ये जहां पे अच्छे टैक्स पेयर्स हैं सर आंखों पर, उनका भरपूर ख्याल किया जाएगा, उनको हर हवाले से फैसिलिटेट अकोमोडेट किया जाएगा। उन कारोबारी ज़रात को जो टैक्स नहीं देते उनके लिए इकदाम किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। एक वक्त आएगा अगले साल सवा साल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगी, ये मशीनें ये काम करेंगी और इसके लिए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। और ये जो कंपनी इंगेज की गई है, मैकेंजी कॉरपोरेशन को इंगेज किया गया है FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए। मैकेंजी दुनिया की टॉप कंसल्टेंट फर्म है और उससे बेहतर कंसल्टेंसी फर्म दुनिया में बहुत कम है जो ये काम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि संजीदगी है इस चीज़ पे
और हम इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करके दम लेंगे और इस पे पूरी तवज्जो मरकूज़ है और बड़ी संजीदगी से 24 घंटों में 18 घंटे काम हो रहा है, तो इतना काम मैंने पहले होते नहीं देखा। लास्ट क्वेश्चन थी। नहीं, उस पर अभी हतमी फैसला नहीं आया। आज उस पर जब हतमी कोई बात होगी आपसे शेयर कर लेंगे। हम पूरी उम्मीद हैं कि वो मामला इंशाल्लाह ताला हल होगा। देखिए, सिक्योरिटी पे मैंने बात की। चीन बिल्कुल कतन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। बिशाम का जो वाक़या हुआ था उसकी भरपूर तहकीकात हुई है और वो चाइनीज़ हुकाम से शेयर कर ली गई है। कल भी लाहौर में एक चीनी कंपनी आई थी, मेरे इल्म में है, उनको सिक्योरिटी के हवाले से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उनकी कोशिश होती है हम बाहर जाएं, तो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, भरपूर सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है। मैं नहीं समझता कि कोई उनको ख़तरात या ऐसे मामलात हैं। चीनी सिक्योरिटी पे वज़ीर आज़म ने 4 मीटिंग्स ली हैं और आर्मी चीफ उन मीटिंग में शरीक हुए। टॉप सिक्योरिटी पैराफिलियर मीटिंग में मौजूद था और जितनी तवज्जो पिछले 1 माह में चीनी सिक्योरिटी को दिया है इकॉनमी के बाद, मैं समझता हूँ दूसरा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो मिली है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमने तमाम उनके खदशात दूर किए एंड द चाइनीज़ एम्बेसडर इज़ वेल ब्रीफ्ड ऑन दीज मैटर्स, तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।